सुबह के 8 बज रहे थे। आदमी बिस्तर पर अपने शरीर को पीछे टिका बैठा फोन पर बात कर रहा था। वही एक लड़की उस आदमी के नंगे शरीर को चूम रही होती है और चूमते हुए आदमी के होठों के करीब जाने लगी। तभी आदमी कोल्ड आवाज में फोन पर बात कर रहे शख्स से कहता है, आई कॉल यू लेटर। इतना कह उसने फोन डिस्कनेक्ट कर उस लड़की को कठोरता से देख कहता है, मेरे होठों के करीब जाने का हक तुम जैसे लड़कियों के पास नहीं है। ये कहते हुए अभिराज उस लड़की को खुद से दूर कर बेड से उठ अपना कपड़ा पहनने लगता है। अभिराज रायचंद बिजनेस वर्ल्ड का किंग माना जाता था। 28 साल की उम्र में ही वो अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया था जो बड़े से बड़े लोग ख्वाब देखते थे। अभिराज की पर्सनालिटी फेमस हीरो की तरह था। वो बेहद ही हैंडसम और गुड लुकिंग था पर उतना ही घमंडी था। साथ ही लड़कियों के बीच भी वो बहुत फेमस था। सभी लड़कियां उसे अपना बनाना चाहती थी, पर अभिराज किसी लड़की को एक बार से दोबारा नहीं छूता था और किसी भी लड़की को अपने होठों के करीब नहीं जाने देता था। यहाँ तक कि फिल्मी इंडस्ट्री पर भी अभिराज बहुत फेमस था। सभी एक्ट्रेस अभिराज को अपने खूबसूरती से मोहित करने का कोशिश किया करती थी, पर वो एक्ट्रेस भी बस उसके लिए एक रात के खिलौने की तरह थी। अभिराज को प्यार जैसे चीजों पर भरोसा नहीं था। वो तो बस पूरी दुनिया को अपने पैरों के नीचे रखना चाहता था। उसके एरोगेंट गुस्सैल नेचर से सभी डरते थे। किसी भी शख्स का अभिराज के सामने एक शब्द कहने का भी हिम्मत नहीं होता था। साथ ही सभी को ये बात अच्छे से पता था, जो भी उससे दुश्मनी मोल लेता है उसका अगले दिन कोई खबर नहीं होता। बिजनेस के साथ साथ अभिराज अंडरवर्ल्ड के दुनिया का भी किंग था। अंडरवर्ल्ड के बड़े से बड़े माफिया भी उसके सामने अपना सिर झुकाते थे, पर कभी भी वह दुनिया वालों को नजरों में अपना ये साइड नहीं दिखाना चाहता था। कुछ ही देर में अभिराज रेडी हो अपने कमरे से निकलते हुए नीचे आ जाता है। उसके आने से पहले ही सारे सर्वेंट डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे डिश तैयार करके रखा था और जैसे ही अभिराज नीचे आता सारे स्टाफ अपने सिर को झुकाकर ग्रीट करते हैं, तो अभिराज आराम से चेयर पर बैठ नाश्ता करने लगता है। वही उसके सामने खड़ा अभिराज का असिस्टेंट जिसका नाम रणवीर था और वह दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी था। वह अभिराज के सामने अपना सिर झुका सहमे आवाज में कहता है, सॉरी बॉस, मैंने उस इंसान के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाया अभी तक। ये सुन अभिराज अपने डार्क नजरों से घूरते हुए अपने कोल्ड आवाज में कहता है, जब तक उस इंसान का पता नहीं चल जाता तब तक तुम पूरे समय के लिए यही रहोगे और पता करोगे। तो रणवीर भी झट से हाँ कह देता है और बाहर जा अभिराज के आने का वेट करने लगता। कुछ देर में अभिराज अपना नाश्ता खत्म कर मेंशन से बाहर निकल जाता है। उसे आता देख उसका असिस्टेंट रणवीर उसके लिए कार का दरवाजा खोल देता तो अभिराज भी कार के अंदर बैठ जाता है। वही रणवीर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाता और दोनों के बैठते ही ड्राइवर डोर लॉक कर कार स्टार्ट कर देता और ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में उसकी कार एक बड़े से बिल्डिंग के पास आ रुकती है, तो रणवीर कार से उतर अभिराज के लिए दरवाजा खोल देता है। तो अभिराज कार से निकल अपने प्राइवेट एलिवेटर से ऊपर की तरफ चला जाता है। उसके आते ही वहां मौजूद सारे वर्कर खड़ा हो ग्रीट करने लगते हैं। वही अभिराज सबको एक नज़र देख अपने ऑफिस में चला जाता है। अपने ऑफिस में जा अभिराज अपने गद्देदार चेयर पर अपना सिर टिका बैठे कुछ सोचने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट रणवीर दरवाजा नॉक करता है, तो अभिराज अपने कोल्ड आवाज में कहता है, अंदर आ जाओ। वही रणवीर एक तो पहले से ही अभिराज गुस्से में था और वह उसे अपना चेहरा दिखा के और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा था, तो अंदर आते ही रणवीर कहने लगता, बॉस इंटरव्यू के लिए एक लड़की आई है। इस वक्त अभिराज किसी से भी मिलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह रणवीर से उस लड़की को उसके कैबिन भेजने को कहता है, तो रणवीर भी ठीक है कहते हुए उस लड़की को भेज देता। वही एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसने ब्लैक कलर का मिनी स्कर्ट के साथ व्हाइट कलर का शर्ट पहने हुई थी, अंदर आने से पहले ही उस लड़की ने अपने आगे के 3 बटन को खोल देती और अपने हिल्स को टिकटॉक बजाते हुए कैबिन के अंदर आने लगती है। उस लड़की को देख अभिराज अपने क्रूर मुस्कान के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपने हाथ से इशारा कर उसे बैठने को कहता है। वह लड़की जिसका नाम कियारा था अपना इंट्रो देना शुरू करती है। तभी अभिराज उसे बीच में टोकते हुए कोल्ड आवाज में कहता है, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए तुम यहाँ आए हो वो पर्सनल असिस्टेंट का है और अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो तुम्हें मुझे इम्प्रेस करना होगा, उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। ये सुन वह लड़की मुस्कुराते हुए खड़ी हो अपने शर्ट के बटन को पूरा खोल शर्ट को भी अपने जिस्म से निकाल देती है और अभिराज के पास जा उसके गोद में बैठ अभिराज के टाई को निकल उसके गर्दन को चूमने लगती है। उसके गर्दन को चूमने के बाद अभिराज के आंखों में देखते हुए शर्ट के बटन को खोलने लगती है और फिर पूरे शरीर को अपने कोमल होठों से चूमना शुरू कर देती है। अब अभिराज भी अपने गद्देदार चेयर से उठ उस लड़की की गर्दन को चूमते हुए उसे सोफे पर धकेल देता है और अपना कोट को निकाल शर्ट को भी फेंक देता और उस लड़की के पूरे शरीर को सदक्टिवली छूने लगता है।
ये देख उस लड़की की सांसें और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। वही अभिराज लड़की के गोरे शरीर को अपने हाथों से फेरता तो लड़की थोड़ा उठ अपने ब्रा को निकाल देती है। वही अभिराज अपने एक हाथ से लड़के के बूब्स को प्रेस करता है तो लड़की का हाथ अभिराज की कमर पर जा मजबूत हो जाता है। लड़की के एक्साइटमेंट को देख अभिराज क्रल मुस्कान अपने होठों पर टिका लड़की के करीब जा उसके बूब्स को अपने होठों में दबा चूसने लगा। लड़की गहरी सांसें लेने लगी थी। वही अभिराज धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को चूमने लगता है और फिर थोड़ा उठ अपने बैट को निकाल उस लड़की के करीब जा उसके स्कर्ट को भी निकाल फेंक देता है और उसके वजनिया को छूता तो लड़की और भी अधिक गहरी सांस लेने लगती है। वही अभिराज एक बार फिर उसके पूरे शरीर को चूमने लगता और हर जगह अपने चूमने का निशान बनाने लगता है। कुछ देर तक उसे चूमने के बाद उससे दूर हो जाने को था तभी वह लड़की खड़ी हो अभिराज को जाने से रोक अपनी सेक्सी आवाज में कहती है, इतनी जल्दी इंप्रेस हो गए आप मुझसे, अभी तो ये बस शुरुआत है। इतना कहते ही वह उसे पीछे से चूमने लगती है। ये देख अभिराज भी क्रूर मुस्कान के साथ सोफे पर लेट जाता है। वह लड़की भी उसके ऊपर बैठ उसके जीभ को खोलने लगती है और फिर अभिराज के लोअर एरिया में अपने होठों से चूमती है और फिर पूरे शरीर को चूमना शुरू कर देती है और चूमते हुए उसके होठों के करीब जाने को थी तभी अभिराज अपने उंगलियों से उसके बाल को कस के पकड़ कोल्ड आवाज में कहता है, बस बेबी, मेरे होठों के करीब जाने का हक किसी को भी नहीं है। इतना कहते हुए उसे खुद पर से दूर कर देता और अपने कपड़े पहनने लगता है। वह लड़की भी अपना कपड़ा पहन अभिराज को बैक हक कर पूछती है, तो क्या मैं कल से ऑफिस आना शुरू कर सकती हूँ? तब अभिराज उसे खुद से दूर कर अपने चेयर पर बैठ कोल्ड हो कहता है, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, यू आर रिजेक्टेड। ये सुन वह लड़की हैरान हो जाती है और अभिराज के सामने जा पूछती है, पर क्यों सर? तब अभिराज अपने क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, क्योंकि तुम मुझे इम्प्रेस करने में नाकामयाब रही। और इतना कहने के बाद अभिराज फोन कर रणवीर को आने को कहता तो रणवीर झट से अंदर आ जाता तो अभिराज अपने कोल्ड आवाज में रणवीर से कहता, इस लड़की को मेरे ऑफिस से बाहर फेंको, दोबारा मेरे ऑफिस के आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए। तब रणवीर भी यस बॉस कहते हुए उस लड़की को चलने को कहता है लेकिन वह लड़की बार बार अभिराज से एक और मौका मांगने लगती है लेकिन अभिराज उसकी एक बात नहीं सुनता और रणवीर उसे बाहर ले जाता अपने साथ। कुछ ही देर में अभिराज का फोन बजने लगता है। अपने फोन स्क्रीन पर अर्जुन नाम देख फोन को उठा अपने कान में लगा कहता है, अगर तुझे कोई काम नहीं है तो मुझे काम करने दे। तब सामने वाला इंसान जिसका नाम अर्जुन था और वह अभिराज का दोस्त भी था वह कहता है, शाम को ड्रिंक करने के लिए मिलते हैं। तब अभिराज भी ठीक है कहते हुए फोन काट देता है और ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। अभिराज अपने ऑफिस से निकल अपने पर्सनल एलिवेटर से निकलते हुए कार की तरफ चला जाता है। वही उसके आते ही रणवीर कार का दरवाजा खोल देता और अभिराज बैठ जाता और उन दोनों को बैठते ही वह बार जाने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में उसका कार एक बड़े से बार के सामने आ रुकता है और अभिराज कार से उतर जाता। जैसे ही बार के मैनेजर को अभिराज का आने का खबर मिलता वह खुद भगता हुआ उसके वेलकम के लिए नीचे आ जाता। फिर उस मैनेजर के साथ ही अभिराज वीआईपी जोन में चला जाता। वहां उसका दोस्त अर्जुन पहले से ही मौजूद था। अर्जुन भी देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम के साथ साथ बहुत अमीर भी था। दूसरी भाषा में कहो तो बिल्कुल अभिराज का जुड़वा भाई। बस एक ही चीज अलग था उसमें, वह अभिराज की तरह रूड नहीं था, वह बहुत ही ज्यादा फनी इंसान था। वही अभिराज भी उसके सामने वाले सोफे पर आराम से किसी किंग की तरह बैठ जाता है तो अर्जुन भी वेट्रेस से उसके लिए भी ड्रिंक लाने को कह देता है। अभिराज के चेहरे को देख अर्जुन को साफ पता चल रहा था कि वह किसी टेंशन में है तो आखिर में उससे सवाल कर ही लेता कि उसे क्या हुआ है। वही अभिराज के आंखों में गुस्सा भर जाता है और गुस्से भरे आवाज में कहता है, उसने मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही अर्जुन समझ जाता कि आखिर वह किसकी बात कर रहा है। तभी वेट्रेस भी ड्रिंक सर्व करने लगती। अभिराज ग्लास को उठा पीना शुरू कर देता है। वही जब से वह वेट्रेस अभिराज को देखी थी तब से ही वह उसके करीब जाने की कोशिश करने लगती है। ये देख अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, उफ यार, ऐसा क्या है तुझमें जो हर लड़की अट्रैक्ट हो जाती है? अभिराज क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, वही जो तुझमें नहीं है। इतना कहते ही वह ड्रिंक करने लगता। तभी अपना ड्रिंक पीते हुए ही अर्जुन उससे सवाल करता है, वैसे मुझे तेरा कुछ समझ नहीं आता कि तू किसी भी लड़की को अपने होठों के करीब जाने क्यों नहीं देता? तब अभिराज अपना ग्लास टेबल पर रख जवाब देता है, क्योंकि मेरे होठों के करीब जाने का हक सिर्फ उसे होगा जो मुझे पूरी तरह से इम्प्रेस कर अपना बना लेगी, कोई ऐसा जिसके आने के बाद मैं किसी और को कभी ना देखूं। ये सुन अर्जुन अपने आंखों को रोल कर कहता है, इतने सालों से नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी? ऐसे ही कुछ देर दोनों बातें करते हैं और फिर अभिराज बार से निकल अपने कार में बैठ जाता और अपने मेंशन जाने के लिए निकल जाता।
कुछ देर में वह अपने मेंशन पहुंच जाता और बाथरूम शावर लेने के बाद अपनी बालकनी में खड़ा हो सिगरेट को जला अपने होठों के अंदर ले सिगरेट के लंबे लंबे कस लेने लगता है और फिर सिगरेट को प्लेट पर बुझा अपने बेड पर आराम से अपने आंखों को बंद कर लेट जाता है। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है तो अभिराज अपना फ़ोन निकाल फ़ोन स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर देख वह झट से बेड से उठ अपना फ़ोन को कान पर लगा अपने कोड आवाज़ में कहता है, बोलो क्यों किया है तुमने मुझे फ़ोन। तभी दूसरी साइड का आदमी अपने मीठी और प्यारी आवाज़ में हंसते हुए कहता है, उफ तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मेरे दिल को सुकून मिल जाता है मेरी जान। उस आदमी का बात सुन अभिराज कहता है, तुम मुझसे फ्लर्ट करने के लिए कॉल किए हो? अगर हाँ तो सॉरी, मुझे लड़कों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन वो आदमी हंसते हुए ही कहता है, फ्लर्ट कह सकते हो, अगर सामने वाला शख्स अभिराज रायचंद हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदमी के बातों को सुन गुस्से से अभिराज फ़ोन काटने को था, तभी वो आदमी कहता है, रुको फ़ोन मत काटना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मैं लाओ, अगर जानना चाहते हो तो 10 मिनट में अपनी फैक्ट्री चले आओ। इतना कहते हुए वह शख्स फ़ोन काट देता। अभिराज को कुछ समझ नहीं आता है आखिर वह जाए या नहीं, लेकिन उससे पहले भी उस नंबर से काफ़ी बार कॉल आ चुका था और फ़ोन कर वह बस अभिराज को परेशान करता था बकवास बात करके, और इस बार उसे उसकी फैक्ट्री में बुलाया था तो अभिराज भी ज़्यादा ना सोचते हुए अपना कपड़ा बदल अपने लॉकर से गन को निकाल लेता, फिर रणवीर को कार निकालने को कहता। वही रणवीर भी यस बॉस कहते हुए बाहर खड़ा हो उसके आने का इंतज़ार करने लगता है। तभी अभिराज कार के अंदर बैठ जाता और ड्राइवर से उसकी फैक्ट्री चलने को कहता है। वह ड्राइवर भी ठीक है कहते हुए मेंशन से निकल जाता है। कुछ ही देर में वह पहुंच जाते और कार को उसके फैक्ट्री के बाहर ही खड़ा कर देता है। वही अभिराज अपना गन को पॉकेट में रख कार से उतर जाता और बाहर ही खड़ा इधर उधर उस शख्स को ढूंढने लगता है, पर दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं देता है और इतना रात को फैक्ट्री भी बंद था तो कोई अंदर जा ही नहीं सकता था। तभी उसी नंबर से कॉल आता तो अभिराज फ़ोन उठा गुस्से में कहता है, ये क्या मजाक है। वही वो शख्स हंसते हुए कहता है, लगता है तुम मुझे देखने के लिए काफ़ी बेताब हो मेरी जान। उफ, ये जान मुझे बहुत खुशी हुई। अभिराज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था उसकी बातें सुनकर। वही वो शख्स कहता है, तुम्हें सच में लगा मैं तुमसे मिलने आऊँगा, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वही अभिराज को उसका हंसी सुन अब और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वह शख्स कोड आवाज़ में कहता है, कोई बात नहीं माय लव, मैं नहीं आया हूँ लेकिन मेरे होने का एहसास तुम्हें ज़रूर होगा। और यह कहते हुए काउंटिंग शुरू कर देता है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ये सुन अभिराज को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यह करने क्या वाला है। अभिराज बस उससे पूछते रहता लेकिन वह बस काउंटिंग किए जा रहा था। तभी 10 तक काउंट पूरा होने के बाद जोर का धमाका होता है और सभी अपना कान बंद कर लेते और कुछ ही सेकंड में फैक्ट्री जलकर राख हो जाता। तब अभिराज फ़ोन को उठा चिल्लाते हुए पूछता है, कौन हो तुम। वही वह शख्स क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, लाओ, और यह कहते ही फ़ोन काट देता है। अभिराज अपना फ़ोन जमीन पर पटक रणवीर की तरफ देख कोड आवाज़ में कहता है, ये लव आखिर है कौन, पता करो जल्दी। ये रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह का वक्त हो गया था। वही अभिराज बालकनी में खड़ा हो अपने फ़ोन पर उस शख्स का आवाज़ सुनते हुए सिगरेट के कस ले रहा था। तभी दरवाजे के पास उसका असिस्टेंट खड़ा हो आवाज़ देते हुए कहता है, बॉस वो आ गए हैं। तब अभिराज भी बस ठीक है कह देता है और सिगरेट को बुझा अपने कमरे से निकल हॉल में आ जाता है। वही नीचे हॉल के सोफे पर एक शख्स बैठा था जिसका नाम निखिल था और वह पेशे से डिटेक्टिव था और अभिराज के लिए काफ़ी सालों से काम करता आ रहा था। अभिराज निखिल के साथ उसके स्टडी रूम में चला जाता है। वही अर्जुन भी उसी वक्त उसके मेंशन आता है और उसके आते ही रणवीर और बाकी सारे गार्ड्स ग्रीट करने लगते। वैसे तो अभिराज के मेंशन में उसके बिना परमिशन के आने का इजाज़त किसी को नहीं था, लेकिन अर्जुन अभिराज का काफ़ी अच्छा दोस्त था इसलिए कोई भी उसे रोकता नहीं था। वही अर्जुन सीधा अभिराज की स्टडी रूम की तरफ चला जाता है और बिना दरवाज़ा नॉक किए अंदर आ जाता है। उसे बिना परमिशन की स्टडी रूम में आता देख अभिराज उसे गुस्से में घूरने लगता है तो अर्जुन सहमे आवाज़ में कहता है, अरे यार ऐसे तो मत घूरो, मैं तो तुम्हारी फिक्र में यहाँ तक चला आया हूँ। और इतना कहते ही वह भी आराम से बैठ जाता है। फिर कल के हादसे के बारे में तीनों बात करने लगते। सब कुछ सुनने के बाद निखिल कहता, मुझे तो ये कोई तुम्हारा दुश्मन लगता है जो तुमसे किसी चीज़ का बदला लेने आया है। वही अर्जुन हंसते हुए कहता है, मुझे तो कोई तुम्हारा पुराना आशिक लगता है जिसके साथ तुम रात बिताकर छोड़ दिए थे और अब वह तुम्हें वापस से पाने आया है। उसके कहने के बाद अभिराज उसे गुस्से में घूर कर देखते हुए कहता है, लव लड़का है और आज तक मैं किसी लड़के के साथ नहीं सोया हूँ और ना कभी सो सकता हूँ। ये सुन अर्जुन अपने आंखों को रोल कर कहता है, ठीक है ठीक है।
कुछ देर तक बात करने के बाद निखिल और अर्जुन दोनों उसके स्टडी रूम से निकल जाते हैं और मेंशन के बाहर चले आते हैं। तभी अर्जुन निखिल की तरफ देख उसके कंधे पर अपना हाथ रख कहता है, निखिल जल्दी से उस लव के बारे में पता करो। अर्जुन चाहे कितना भी मजाकिया क्यों ना हो लेकिन अभिराज के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था, तो निखिल भी बस अपना सर हिला देता। फिर दोनों ही अपने अपने कार में बैठे रायचंद मेंशन की गेट से बाहर निकल जाते। वही अभिराज स्टडी रूम में ही अपने गद्देदार चेयर पर बैठ अपने उंगली पर पहने रिंग को गोल गोल घुमा लव की कही एक एक बात को याद करने लगता। और ऐसे ही दिन पार हो जाता है। शाम का वक्त हो चुका था। अभिराज आज के दिन ऑफिस ना जाते हुए अपने मेंशन में ही काम कर रहा होता है। तभी अर्जुन का कॉल आ जाता और वह अपना फोन पर अर्जुन का नाम देख फोन को उठाते हुए अपने कड़क आवाज में कहता, अब क्या है। उसका स्वीट स्वीट आवाज को सुन अर्जुन कहता, जानता हूँ बहुत परेशान हो इसलिए बाहर आ जाओ और अपना मूड ठीक कर लो, यहाँ बहुत सी हॉट लड़कियां हैं। वही अभिराज भी ठीक है आता हूँ कहते हुए फोन काट देता है और अपने कमरे में जा फ्रेश होते हुए नीचे आ जाता है और मेंशन से बाहर निकल जाता। उसके आते ही रणवीर कार का दरवाजा खोल देता है तो अभिराज अंदर बैठ जाता। उसके बैठते ही वह खुद भी कार के अंदर बैठ गया और फिर ड्राइवर कार स्टार्ट कर निकल जाता। कुछ ही देर में अभिराज की कार मुंबई के सबसे बड़े बार के सामने रुक जाता है और वह कार से बाहर निकलते हुए अंदर की तरफ चला जाता है और कुछ दूर चलते हुए वीआईपी जोन में आ जाता जहां अर्जुन और उसके कई दोस्त बैठे थे और सबको हेलो कहता और जाकर एक सिंगल सोफे पर आराम से बैठ जाता है। तभी अर्जुन मैनेजर से सबके लिए ड्रिंक्स और स्नैक्स लाने को कहता तो वह मैनेजर भी ठीक है कहते हुए चला जाता और सभी बैठे वहां बातें करने लगते हैं। तभी वहां एक मेल वेटर अपने हाथों में बड़ा सा ट्रे और ट्रे में ड्रिंक्स लेकर आता है, जिसका उम्र लगभग 18 साल का था। चेहरे का रंग दूध सा सफेद गोरा, दो प्यारी छोटी छोटी आंखें और चेरी जैसे लाल होठ, और वह दिखने में बहुत ही प्यारा और मासूम सा लग रहा था। वह उनकी टेबल के सामने ट्रे को रख देता है। वही अभिराज अपने सर को झुकाए फोन पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी अर्जुन उस वेटर को देख फ्लट आवाज में कहता है, हे क्यूट बॉय, ग्लास सबके हाथ में दिया जाता है तो जल्दी से देना शुरू करो। ये सुन वह लड़का अपने मासूम आवाज में कहता है, यस सॉरी सर। इतना कहते हुए वह जल्दी जल्दी ग्लास को उठाते हुए एक एक को देने लगता। वही आखिरी ग्लास को उठा अभिराज के पास जा ही रहा होता है कि गलती से उसका पैर नीचे पीछे कारपेट से अटक गया और उसके हाथ से ग्लास छुटकर अभिराज के जीन्स पर जा गिरता है। ये देख अभिराज अपना फोन साइड रख ऊपर की तरफ देखते हुए उस पर चिल्लाने को होता है। तभी उसका नज़र उस वेटर के प्यारे और मासूम चेहरे पर पड़ गया, जो डर के कारण अपने आंखों को कस के बंद किए खड़ा था, और उसे देख अभिराज का आया हुआ गुस्सा पल भर में छुमंतर हो जाता है। वही वो लड़का अपने आंखों को खोलता है। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा नशीली थी जिसे देख कोई भी डूब जाए। तभी वो लड़का अपने मासूम आवाज में कहता है, सॉरी सर। और इतना कहने के बाद अपने पॉकेट से रुमाल को निकालता और अपने घुटनों के बल अभिराज के सामने सोफे के नीचे ही बैठ गया और अभिराज के जीन्स को साफ करने लगता है जहां ड्रिंक गिरा था, वो भी उसके प्राइवेट एरिया के पास। ये देख वहां बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जोरों से हंसने लगते हैं। वही उस लड़के को तो होश ही नहीं था कि वह कहाँ टच कर रहा है। तो अभिराज भी उसके घबराए और मासूम चेहरे को देख कुछ नहीं कहता है और करने देता साफ उसे। इस वक्त अभिराज को भी एक अलग तरह का एहसास हो रहा था उसके छूने से। वही बाकी सबको हंसता देख अभिराज उनकी तरफ कठोर नज़र से देखता है तो सबके चेहरे का हंसी ही गायब हो जाता है। तभी अभिराज उस बच्चे का मुलायम हाथ को पकड़ सॉफ्ट आवाज में कहता है, तुम गलत जगह टच कर रहे हो क्यूटी। तब वो लड़का अपना सर उठा अभिराज की आंखों में देखते हुए कहता है, फिर से सॉरी सर, और झट से खड़ा हो जाने को था और तभी एक बार फिर उसका जूता टेबल से अटक जाता है और वो सीधा अभिराज की गोद में जाकर गिरता है। लड़के के गिरते ही दोनों की नजरें टकराती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में कुछ पल के लिए खो जाते हैं। तभी वहां का मैनेजर आज चिल्लाते हुए कहता है, लक्ष्य ये क्या कर रहे हो। तो वह लड़का जिसका नाम लक्ष्य था वह झट से उसकी गोद से उठा और सबके सामने अपना सर झुका करके सॉरी सर कहता है और वहां से भाग जाता है। उसका ये क्यूट हरकत देख अभिराज के चेहरे पर मुस्कान छा जाता है। वही मैनेजर सबसे लक्ष्य की तरफ से एक और बार सॉरी कहता और किसी दूसरे वेट्रेस को ड्रिंक लाने को कहता है। वहां सभी बैठ ड्रिंक करते हुए अभी जो हुआ उसके बारे में बात कर हंसे जा रहे थे। वही अभिराज तो बस लक्ष्य के बारे में सोचते हुए क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, लक्ष्य काफी इंटरेस्टिंग है, और ड्रिंक करने लगता है। दूसरी तरफ उस बार के मैनेजर लक्ष्य का हाथ पकड़ उसे बाहर ले आते हैं और उस पर बरसने लगते हैं, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा,
तुम्हें पता भी है कि वो लोग कौन थे? मेरा बेटा तुम्हें यहाँ लेकर आया है, इसलिए कुछ नहीं कहता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन तुम। वही लक्ष्य अपना सर नीचे झुकाए और डांट खाए जा रहा था। कुछ देर तक चिल्लाने के बाद वह चुप हो जाते और उसे घूर कर देखते हुए कहते, तुम्हें सुनाई दे भी रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ लक्ष्य? वही लक्ष्य अपना सर उठा फास्ट ट्रेन में कहना शुरू करता, सर मेरा जूता अटक गया था तो मैं निकालने लगा, फिर मेरा हाथ भी फिसल गया और सारा वाइन वो हैंडसम सर के पैंट पर गिर गया। फिर मासूम आवाज में धीरे से कहने लगता, मैं तो बस साफ कर रहा था। तो वह मैनेजर लक्ष्य को घूरते हुए पूछते हैं, कहाँ साफ कर रहे थे? ये सुन लक्ष्य का चेहरा लाल हो जाता है और वो धीमे आवाज में कहता है, सॉरी सर, गलती हो गई। तभी एक लड़का वहां आ जाता और लक्ष्य के कंधे पर अपना हाथ रख कहता, डोंट वरी डैड, मैं लक्ष्य को संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करो और जाऊं। अपने बेटे को देख वह मैनेजर सुकून भरा सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, इसे तुम ही संभालो। ये कहते हुए मैनेजर लक्ष्य की तरफ कठोर नज़र से देखते हुए चला जाता है। वह लड़का जिसका नाम विवान था और वह बहुत ही चार्मिंग के साथ गुड लुकिंग भी था और इस बार के मैनेजर का इकलौता बेटा था, और आधा से ज़्यादा लड़कियां तो सिर्फ यहाँ विवान को देखने आया करती थी। विवान लक्ष्य का हाथ पकड़ उसे चेंजिंग रूम में ले जाता और आराम से बैठा पानी का ग्लास देते हुए कहता है, लक्की तू क्यों डैड को परेशान करता रहता है, कितनी मुश्किल से तुझे मैं यहाँ काम दिलवाया हूँ। लक्ष्य और विवान एक ही कॉलेज से थे। विवान उसका सीनियर था, लेकिन लक्ष्य के मासूम चेहरे को देख वह उसे पहले दिन से काफी पसंद करने लगा था और उसे प्यार से लक्की कहता था। तभी लक्ष्य कहता है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं तो बस फिसल गया था। अब इतने मासूम तरीके से कहेगा तो किसी का भी दिल तुझ पर आ जाएगा यार। इतना कहते हुए विवान उसे जाकर काम करने को कह देता है। तो लक्ष्य खड़ा हो विवान के सामने जा प्यार से कहता है, सॉरी विवान, आगे से मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, और वहां से चला जाता है। लक्ष्य बाहर जाते हुए खुद में ही कहे जा रहा था, लक्ष्य याद रख, नो बड़बड़ एंड नो गड़बड़। और इतना कहते हुए अपने चेहरे पर बड़ा सा मुस्कान ला काम करने लगता है। तभी उसका नज़र डिस्को स्टेज पर रखे गिटार पर जाता है और वह स्टेज पर जा गिटार को ले लेता है और टेबल पर बैक गिटार को बजाते हुए माइक पर गाना गाना शुरू करता है। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। लक्ष्य का आवाज में कोई जादू था, इतना ज्यादा मीठा और नशीला था कि हर कोई उसका आवाज को सुन खिंचा चला आता था और सभी बस लक्ष्य को ही देखने लगते हैं। वही ऊपर जहां अभिराज अपने दोस्तों के साथ बैठा था, उसका आवाज को सुन वह भी ग्लास टेबल पर रख बाहर निकल जाता है और ऊपर से ही खड़े लक्ष्य को देखते हुए उसका गाना सुनने लगता है। वही लक्ष्य आगे गाना गाता है, छाए है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं, छाए है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। खो गया मैं ख्यालों में, अब नींद भी नहीं आंखों में करवाते, बस बदलते हूँ अब जागता हूँ मैं रातों में। अब दूरी ना सही हर लम्हा कहता है, ना जाने हाल मेरा ऐसा क्यों रहता है। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। उसका गाना खत्म होते ही सब तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। वही अभिराज के चेहरे पर मुस्कान छा गया था। तभी विवान वहां आ लक्ष्य को गले से लगाता है। ऊपर से ही लक्ष्य के इतने करीब विवान को देख अभिराज के आंखों में पता नहीं क्यों पर गुस्सा भर जाता है और वह नीचे जाने को था। तभी अभिराज के फोन में एक मैसेज आता है। अपने फोन में नोटिफिकेशन आता देख वह अपना फोन निकालता है और मैसेज प्राइवेट नंबर से आया हुआ था जिसमें लिखा था, अगर बच गए तो कल दोबारा बात होगी, और गुड नाइट माय लव लिखा था। ये देख वो समझ गया कि मैसेज भेजने वाला कौन है। तभी अचानक वह जोर से गन चलने का आवाज आता है। गन का आवाज सुन बार में सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वही अभिराज अपने सारे दोस्तों से बाहर जाने को कहता है। रणवीर भी अंदर अपना गन निकाल सबको अच्छे से बाहर ले जाने में हेल्प करने लगता है। तभी एक आदमी जो ब्लैक कलर का सूट पहने था वह अभिराज पर निशाना लगाते हुए गन चलाने को था। तभी लक्ष्य वहां अभिराज का हाथ पकड़ उसे अपने साथ जमीन कर खींच लेता है और उस आदमी का निशाना चूक जाता है और वह वहां से भाग जाता है और उस बार में धीरे धीरे धुआं भरने लगता। ये देख लक्ष्य अभिराज को अपने साथ पीछे वाले दरवाजे से उससे बाहर ले जाता है। वही विवान लक्ष्य को ढूंढते हुए अंदर जाता है पर उसे लक्ष्य कहीं भी नहीं मिलता और धुएं के कारण वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और वह धड़ाम से गिरने वाला था। तभी वहां रणवीरा उसे कस के पकड़ लेता और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। बाहर जाने के बाद वह पहले अभिराज को कॉल करता क्योंकि उसे अभिराज अंदर कहीं भी नहीं मिला था। तो अभिराज अपना फोन उठा कहता है, मैं ठीक हूँ, अर्जुन और बाकी लोगों को देख लो।
तो रणवीर भी आगे कहता, ओके बॉस, बाकी सब ठीक हैं। वही अभिराज अपना फोन पॉकेट में रख लक्ष्य के पूरे शरीर को छूते हुए उसे हर जगह देखने लगता है कि कहीं कोई चोट तो नहीं आया उसे। तब लक्ष्य अभिराज का हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हो ना? लक्ष्य के इतने मासूम तरीके से कहता देख अभिराज को बहुत अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।